तो ये चुनौती और इन चुनौतियों से खेलना मेरी बचपन की आदत है, फितरत है। पूरा परिवार ही बहुत क्रिएटिव परिवार है। एक तरफ पीयूष पांडे जी हैं जो कि एडवर्टाइजिंग में हैं, इला अरुण जी के गीत हम लोगों ने सुने हैं, रमा जी को हम जानते हैं, प्रसून पांडेन के भाई हैं वो भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में है, तृप्ति जी हैं। माँ के अंदर एक विद्रोह था, एक विद्रोहिणी मेरी माँ थी। वो चाहती थी कि अब एक के बाद एक उनकी लड़कियां होती जाएं। 7 लड़कियां हम हुए, उसके बाद भाई हुए। तो उनको ये लगा कि इस खानदान में मेरी बेटियां जो हैं वो पीछे न रह जाए। अरे 100 के आगे तो नंबर आ नहीं सकते ना, तो बच्चों को अभी से ही आप ट्यूशन और ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन और चश्मे चढ़वा देते तो बचपन कहाँ गया। इला सबसे कम लिखती थी। इला ने बीए के आगे पढ़ा नहीं, इला ने एमए किया नहीं, क्योंकि उसकी जिद थी मैं एमए म्यूजिक में करूँगी। म्यूजिक में एमए खुला नहीं था, तो मन के जाओ ऐसे ही तैसे। तो उन्होंने यहाँ आकर के नेशनल स्कूल ड्रामा का 3 महीने का कोर्स किया, उसी से उसकी ज़िंदगी बदल गई। और सच में मेरे फादर अगर छींक देते थे तो पुरोहित जी के बाग में मोर बोलने लगते थे। बहुत प्यारा सवाल। इतने इंटरव्यू मैंने दिए नवीन, आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने अपने फादर को काका क्यों कहा। किसी को नहीं पता होगा कि दरख्त आज़ादी हिंद किस पेड़ का नाम है। मेरे किसी भी सब्जेक्ट पर ये मेरा दावा है, अब तक लिखा नहीं गया। जो भी कहानियाँ आपके हाथ में साथों, अनटच्ड सब्जेक्ट, सारे झंडे मेरे ही हाथों में तो पकड़ा दोगे। हर क्रांति क्या मुझे ही करनी है। आज तुमने जिक्र किया, मुझे लताड़ा बहुत अच्छा किया। मैं यही चाहती कि तुम आवाज उठा के, तुम्हारी पीढ़ी आवाज उठा के मुझसे कहे लानत है, तुम देख रही थी, तुमने कुछ किया नहीं। दबाव में तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। दबाव में तुम्हारी कसम सिर्फ समाचार लिखती थी। जब बिल्कुल लगता था डेडलाइन है, डेडलाइन है। न कस्तूरी फूल गुलाबी, वी कस्तूरी फूल गुलाबी, न कस्तूरी फूल गुलाबी, चौ कस्तूरी फूल गुलाबी, ध कस्तूरी फूल गुलाबी, री कस्तूरी फूल गुलाबी। बताओ। हिंदी में एक शब्द है बहुआयामी, यानी एक ऐसी चीज जिसके बहुत सारे आयाम हों। जब हम किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं जिनको आप सिर्फ एक खूबी की वजह से नहीं, उनकी बहुत सारी खूबियों की वजह से पहचानते हैं, तो उनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी हैं हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में एक ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वो लेखिका हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, थिएटर में काम करती हैं, पत्रकार हैं, सिंगर भी हैं। हालांकि इस पहचान को कम बताती हैं, लेकिन हमने कभी कभी उनको ऐसा गाते हुए सुना भी है। उनका नाम है रमा पांडे। रमा जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका कितना धन्यवाद करूं। वो वैसे पुकारो, मेरा नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है कि मैं क्या क्या हूँ। हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। जहाँ जगह मिली वहाँ फैल गए। सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरे देखने वालों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं बार बार कैमरे के सामने आपके पास आती रही हूँ, आपके साथ हमेशा दिलों में हूँ। आज का ये जो दिन है ये मेरे लिए इसलिए मायने रखता है कि मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ जो साहित्य से, लेखन से और उन चीज़ों से जुड़ी है जिन चीज़ों से हमारे भारत की संस्कृति बनी है। और नवीन जैसा प्रखर पत्रकार, लेखक मुझसे कुछ सवाल करे, ये भी सौभाग्य की बात है। तो आइए बातों का दौर शुरू करते हैं जी। देखें तो सही नवीन आज क्या नवीन बातें पूछना चाहते हैं जी। मैं आपसे पूछूं उससे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि रमा जी राजस्थान की पहली मीडिया प्रोफेशनल थी और राजस्थान तक ही नहीं रुकी। राजस्थान की ख्याति पूरे देश में फैल रही और उसके बाद देश की ख्याति जो है वो विदेशों तक फैल रही। तो भारत का नाम जो है इन्होंने विदेशों में भी रोशन किया। ऑल इंडिया रेडियो के साथ थी, दूरदर्शन के साथ रही, बीबीसी के साथ रही, यहाँ तक कि एक प्रोग्राम जिसकी कॉपी इंडिया में भी होती है, उस प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ अमेरिका। उस प्रोग्राम की भी प्रोड्यूसर रमा जी रही हैं। उनकी किताबें और नाटक, आज जिस किताब पर खास बात करूँगा वो सप्तपर्णी है। इसके अलावा उनकी और भी किताबें हैं, आप देख सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर पे है ये किताब, ये ट्रांसजेंडर के ऊपर, और ये नाटक भी आपने इसके ऊपर किया है। जी। एक काफका की उपन्यास पर आधारित नाटक है गिरफ्तारी। 8 नाटक हैं इसमें। मुस्लिम औरतों की जिंदगी में फैसले।
ये जो ये- है उर्दू ये में है, मैं उर्दू इसका हिंदी दिखा देता हूँ। बेगम बेगम बानो और खातून। ये किताब है गुहार। गुहार ये मेरी कविता कविता का की संग्रह किताब है। है। और ये बाल साहित्य की मेरी पहली किताब, डेडिकेटेड टू माय सन निहार साकिब, दैट इज सुनो कहानी। सुनो इस कहानी। पे भी सीरियल बना और इससे मैंने रंगीन किताबों की शुरुआत जी। यहाँ की थी। और ये है ये बड़ी है महत्वपूर्ण अनुवाद, जिसको मैं छायानुवाद कहती हूँ, जी। महानगर खंड पाखंड वियना। वियना। तो बहुत सारा आपका काम है। मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूं कि चारों विधाओं में आपने काम किया। आप नाटक में रही हैं, फिल्म के साथ आपने काम किया, रेडियो जो कि श्रव्य माध्यम है, और पत्रकारिता है, लेखन है। तो ये चारों विधाओं में क्यों, मतलब एक विधा काफी नहीं थी? नहीं, अगर ये बात या मैं इसको और जोड़ दूं हाँ। कि ये चारों विधाओं का प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि रमा रमा हो गई। जी। रमा रमा न रहती अगर ये चार विधाओं से न बहती। ये मेरा त्रिवेणी नहीं, ये सरस्वती मिला के ये मेरे चौवेणी है। ये चारों धाराएं जब मिली तब एक रमा बनी। और वो रमा वो कर पा रही सृजन, जो किसी सृजनकर्ता की जिंदगी में बहुत सौभाग्य की बात, और संस्कृति की मैं कहूँ क्या, सरस्वती माँ की कृपा है कि मुझे ये चारों धाराओं में काम करने का, अपने आप को अंकुरित पुष्पित फलित करने का मौका मिला, अवसर मिला। और ऐसे ऐसे प्यारे दर्शकों ने प्यार दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने सवाल पूछा, एक कोई धारा लेती तो शायद मैं रमा ना होती, पर चूंकि चारों धाराएं बचपन से ही बहुत बातों नहीं थी, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बोलने का जिसको शौक होता है, और उसको कभी आप माइक के सामने खड़ा कर दो तो उसको ऐसा लगता अब तो जादुई डंडा हाथ लग गया, मैजिकल बैंड, अब तो आप हो गई, अब अल्लादीन का चिराग गई, इसे चाहो जो करो। मेरी टीचर ने ये मेरे साथ किया था छठी क्लास में, कि जब उनको लगा बहुत बोलती तो उन्होंने सैटरडे डिबेट्स में मुझे लगाया। और एक बार जो मेरे हाथ में नवीन ये माइक नाम की चीज़ आई, जब छोटी छोटी हो जाती तब बड़ा लंबा सा डंडा उससे खटखट करके मैंने अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं पाया। मुझे लगा मैं बोलती हूँ, दुनिया सुनती है। ये कितना बहुत बड़ा आपको एक संबल, एक अंदर का आत्मविश्वास है कि मैं जो कर रही हूँ संवाद, वो दुनिया सुन रही है। बस इसी ने मुझे दूसरी धाराओं में ढकेला क्या, मैं खींच के गई। चाहे वो रेडियो था, और मैं प्रोफेसर भी रही, प्रोफेसर का लेक्चर सीनियर थी उसमें अपने महारानी कॉलेज में राजस्थान में, वो भी मैंने छोड़ी। और उसके बाद मैंने रंगमंच लिया, और मैंने टेलीविज़न लिया, और मैंने फिल्में की। पर काम में एक ही कर रही थी। अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, आतिशी शीशे से देखें, मैं सिर्फ संवाद कर रही थी। चाहे मैं पढ़ा रही थी क्लास में, चाहे मैं रेडियो पे बोल रही थी, चाहे मैं कलम कैमरा, एक मेरी पूरी सीरीज है कि मेरा कैमरा शब्द चित्र बनाता, और मेरा नाम एज ए डायरेक्टर भी खूब हुआ और हो रहा है, फिल्म डायरेक्टर। तो वो चाहे मैं थिएटर में आई, तो जब मैं कैमरे के पीछे थी तब मैं एक पूरा संसार शब्द चित्र का रचती थी। जब मैं किताबें लिखती हूँ तो मैं कलम से अपने शब्द बिंब लिखती हूँ और कम्युनिकेट करती हूँ। और जब मैं रंगमंच पे जाती हूँ तो मेरा सारा सौदा पूरा हो जाता, लेन देन। आप उसी समय मुझे या स्वीकारते हो या नकारते हो। जी। तो ये चुनौती और इन चुनौतियों से खेलना मेरी बचपन की आदत है, फितरत है। मैं एनसीसी की कैडेट रही हूँ, बंदूक चलाती हूँ, तो मुझे पता है आई फायर 202 and 3.3 हाँ। लेकिन जब आपको एक बार शक्ति मालूम हो जाए, शब्द बाण ऐसे ही शब्द नहीं बना, इसकी शब्द की शक्ति बाणों से भी ज्यादा, तुड़ीन से भी ज्यादा है। आप जरा सी बात लिख जाइए कहाँ तक अंदर जाती है। तो उसने मुझे सिखाया, चारों धाराओं ने, बात को समझना, बात को कहना, बात को लिखना, बात को संप्रेषित करना, बात को संवाद में बदलना, बात को महसूस करना, और रंग ने भाव को अभिव्यक्त करना सिखाया। तो शब्द दुनिया है और संवाद की दुनिया है। आपके आंसर में ना एक चीज मेरे दिमाग में अटक गई, वो थी कि आपकी टीचर ने आपकी जो एक ताकत है उसको चैनलाइज किया।
तो दो चीजें मैं जानना चाह रहा हूँ, और भी कोई शिक्षक जिन्होंने रमा पांडे को रमा पांडे बनाया, ये एक है। दूसरा, थोड़ा मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो जानते हैं रमा जी को जानते हैं, लेकिन ये पूरा परिवार ही बहुत क्रिएटिव परिवार है। एक तरफ पीयूष पांडे जी हैं जो कि एडवर्टाइजिंग में हैं, इला अरुण जी के गीत हम लोगों ने सुने हैं, रमा जी को हम जानते हैं, प्रसून पांडेन के भाई हैं वो भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हैं, तृप्ति जी हैं। तो आप सभी भाई बहन जो है वो बहुत क्रिएटिव हैं। यूजुअली होता है कि परिवार में कोई एक दो निकला, लेकिन हर कोई, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सब संवाद से जुड़े हैं, बावजूद इसके सबकी विधा अलग है, और इतनी क्रिएटिविटी एक ही पीढ़ी में एक साथ आना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं दोनों बातें जानना चाहूँगा, कोई शिक्षक जिसने आपको बनाया, दूसरा वो पारिवारिक परिवेश जिसने आप सभी भाई बहनों को इतना खूबसूरती से गढ़ा कि मानव मन को, चाहे पीयूष सर की भी हम बात करें, मैं तो मार्केटिंग का हूँ तो हमारे तो गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं हमारे, तो वो भी शब्दों की ही बात है। जब वहाँ पे ऐड बनता है वो शब्दों की बात है। इला जी के गीत हैं, शब्दों से आ रहे हैं। आप नाटक के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, वो शब्दों के माध्यम से हमारे मन की बात ही सामने आ रही है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, मानव मन को समझना, ये सभी के अंदर बराबरी से आया है। तो ये कैसे हुआ ये? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल सहज हो जाती हैं जी। और वो अगर मैं कहूँ तो बात को गलत ना समझे, क्योंकि मैं मजहबों से परे हूँ, मेरा जीवन ऐसा रहा, और मैं बहुत ही समभाव समदृश्य रखती हूँ। और लेकिन ये एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, और उसको उसी तरह देखा जाए कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। ब्राह्मणों का काम क्या था? पढ़ाना। हाँ। तो कुछ डीएनए में होगा मेरे कि भाई पढ़ो लिखो। दूसरे, मेरी माँ का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा, मेरे नहीं सबके जीवन में। भगवती उनका नाम था। अच्छा, उनको ये थी, वो बाकायदा उमा शंकर दीक्षित की भांजी थी, तो उनके अपने फादर जो थे वो सब जमींदारी छोड़ करके कांग्रेस की मेंबरशिप लोगों को दिलाते। तो इस गांव में स्कूल खुलवाने के लिए वो अंग्रेज के सामने लेट गए कि अपने घोड़े से मुझे जान से मार डालो, लेकिन हमारे स्कूल को प्राइमरी स्कूल करो, फिर सेकेंडरी स्कूल करो। ऐसे नाना की वो बेटी थी। जब आई तो उनकी 9वीं क्लास में पढ़ाई छुड़ा दी गई और ब्याह करके उनको राजस्थान लाया गया। अब जब राजस्थान यूपी से कोई आता तो उसे महा बैकवर्ड क्लास लगती कि भाई सामंती शरीर, वो बेचारी घूंघट निकाल के आए तो घूंघट पे भी चदरा उड़ाया जाता था, और जो बेबी फोर्ड गाड़ी हमारे घर से जाती थी उसमें भी चादर चारों तारों तरफ से छानी जाती थी। उस माँ के अंदर एक विद्रोह था, एक विद्रोहिणी मेरी माँ थी। वो चाहती थी कि अब एक के बाद एक उनकी लड़कियां होती जाएं। 7 लड़कियां हम हुए, उसके बाद भाई हुए। तो उनको ये लगा कि इस खानदान में मेरी बेटियां जो हैं वो पीछे न रह जाएं। तो अपने सपने उन्होंने हमारी आंखों में बो दिए, और किया क्या कि उन्होंने हमको पढ़ने दिया। राजस्थान में शिक्षा फ्री भी थी, उसका बड़ा फायदा मेरी माँ ने उठाया। खुद वो ऐसा करती थी कि उन्होंने, अब तक हमारे पास चांद का वो फांसी अंक है जो अम्मा ने अपने पति से अपनी शादी की सालगिरह में उपहार में मांगा था कि मुझे चांद का फांसी अंक दे दो। तो अम्मा क्या करती थी कि राजस्थान से जो कचौड़ियों के थैले आते थे, कागज़ वो प्रिंटेड आते थे, वो ऐसे खोलती थी। ये मैंने उनसे खोलना सीखा है कि खाकी थैले आप अंगुलियां पानी में डाल करके और ऐसे जोड़ खोलो तो पूरा पन्ना निकल जाता है। अम्मा रात को लालटेन में बैठ के वो पढ़ती थी। ऐसी माँ ने ये कोई पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ा जिसमें उनकी बच्चियाँ एजुकेशन ना पाए। मेरी बड़ी बहन AA गोल्ड मेडलिस्ट जो दो, वो आचार्य नंदुलाल वाजपेयी की बहू की वो थी। तो वो एक माहौल पढ़ने पढ़ाने का, मेरे घर में रसगुल्ले ना आए लेकिन पत्रिकाएं साथ आती थी। मैं बचपन से मैंने सरिता, मनोहर कहानियाँ, माया, हिंदुस्तान, धर्मयुग, ये उन्हें अपने घर में आते देखे, जिसमें हमारे यहाँ लूट मचती थी कि पहले कौन सीरीज पढ़ेगा। सारे मैंने लेखिकाओं को, शिवानी को, इनको वहीं पढ़ा। तो अम्मा ने पढ़ने पे जो जोर दिया वो एक हमारा अच्छा रहा।
यही नहीं जिस बात को सलाम मैं अपनी माँ को करती हूँ, तब ये अंधी दौड़ नहीं थी कि नंबर कितने आएंगे। अरे 100 के आगे तो नंबर आ नहीं सकते ना, तो बच्चों को अभी से ही आप ट्यूशन और ट्यूशन के ऊपर ट्यूशन और चश्मे चढ़वा देते तो बचपन कहाँ गया। हमारे बचपन में हमको संगीत सिखवाया गया, हमको बाकायदा इस बात की आर्ट्स की शिक्षा दिलवाई गई। हमारा यही खेल था, न टेलीविज़न था न रेडियो था। तो हम करते क्या थे जिसमें आपको मज़ा आएगा, हमारे दर्शकों को मज़ा आएगा। सुबह की चाय की हमारी ऐसी गोल टेबल थी और हम 7-8 इसके आसपास बैठते थे। काका मेरे फादर बैठ जाते और अम्मा बैठ जाती और चाय चलती। तो एक नुक्ता पकड़ाया जाता। जैसे मैंने आपको कहा कि अब मैंने आशु कविता क्या होती है कि उसी वक्त लिखी, तो एक उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो, यहीं तो थे तुम यहाँ पा रहे हो। अगला वाला वो बोलेगा तो यहाँ कहाँ थे, समोसे खा रहे थे। ऐसे आप देखेंगे 8 के 8 बच्चे मिलके उस दिन की कविता लिखते थे। एंड दैट वेंट ऑन एंड ऑन। हमारे घर में मुहावरे की भाषा, ललित भाषा का हमने कहा सीखा। अम्मा और नानी दनादन मुहावरे था। आज आप मुझसे अवधि से लेकर के भोजपुरी के कोई मुहावरा पूछ लीजिए, हमारी भाषा में वो ललित है। जीवरिया लुथरिया अपना बैठी कुटरिया, हमारी अमरी कुटा में पिटरिया। कि आप तेज बोल गए और आप तो बोल के अंदर चली गई और आपकी पीठ कुट रही। तो वो लालित्य आया, भाषा से सीखा हमने। और क्या थे, किस्सा कोई हमारे बताए। हमारे यहाँ सब लोगों को लच्छेदार भाषा, लच्छेदार पराठों की तरह आती, तो वो सबको मिली। लिखने का ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कुछ ऐसा हुआ 15 साल पहले कि सबकी कलम खुल गई लिखने। इला सबसे कम लिखती थी। इला ने बीए के आगे पढ़ा नहीं, इला ने एमए किया नहीं, क्योंकि उसकी जिद थी मैं एमए म्यूजिक में करूंगी। म्यूजिक में एमए खुला नहीं था, तो मन के जाओ ऐसी गीता से। तो उन्होंने यहाँ आकर के नेशनल स्कूल ड्रामा का 3 महीने का कोर्स किया, उसी से उसकी ज़िंदगी बदल गई। श्याम बेनेगल मिल गए, ये मिल गए, के राणा मिल गए, सब दुनिया के लोग मिल गए। तो बाकी बच्चों ने क्या किया कि जो पढ़ने का मौका, तो ऑल ऑफ अस आर कॉम्पिटेंट इनफ टू राइट। ऑल ऑफ अस, जब मैं कहती हूँ सब के सब, तो मैं बिल्कुल भी इसको अहंकार से नहीं कहती। और तो और हमारी सेकंड जनरेशन भी बहुत अच्छा लिख रही। तो चाहे भाषा बदल गई, इंग्लिश उनकी इतनी ठीक नहीं है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि आधे से ज़्यादा कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ, कोई वहाँ पैदा हुआ, पर इंग्लिश में दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। कोई हिंदू में ब्लॉग लिख रहा है, कोई यहाँ ब्लॉग लिख, तो कुछ तो होगा जो आपकी वंशानुगत होता है। कि हमारे पिता बहुत अच्छा लिखते थे, उनकी राइटिंग मोती की तरह थी, बोलते बहुत अच्छा था। ऐसा उनका गरज का सर लगता था कि मेरी बहन ने एक बार अपने हस्बैंड से मजाक किया कि देखो मुझसे जोर से नहीं बोला, मैं उस पिता की लेती हूँ कि वो छींक दे तो मोर बोलने लगते। और सच में मेरे फादर अगर छींक देते थे तो पुरोहित जी के बाग में मोर बोलने लगते थे। तो एक था प्रोजेक्शन, पिता को ड्रामा का शौक था। लेकिन अगर ये को कि पिता ये चाहते थे कि लड़कियां ड्रामा में जाएं या सिनेमा में जाएं, ये छूट मैं नहीं बोलूँगी, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। तो उनका था कोई तरह शादियाँ करें, मैं अपना काम निपटाता जाऊं। अम्मा, इट इज़ ऑल अम्मा, जो काका से बचा बचा के हमको भेज देती थी कॉलेज में। फिर हमने वहीं से ड्रामा सीखा, वहीं से। फिर जब थोड़ा काम शाम भी अपना करने लग गए तो पिता को समझ में आया है कि ये वो जनरेशन है जो ललितादित्य मुक्त पेड़ हो गई है, ये ऐसी नहीं मानेगी। तब हम लोगों ने लिखना पड़ा। अब हम कितनी किताबें लिख रहे हैं। अब आपको मैं ये बात फैलाना चाह रही हूँ, पीयूष ने किताबें लिखी, पीयूष की 3री किताब आ रही। इला से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इला कभी भी किताब लिखेगी, पर इला अपने ड्रामे अनुवाद करती करती इला की भी किताब मार्केट में आ गई, अच्छी बिक रही है। उसने अपनी जीवनी लिखी और वो ट्रांसलेट हो गई। तब थी कि 7-8 किताबें विद ऑल लीडिंग इंग्लिश पब्लिशर, वो इंग्लिश में लिख रही है। मेरी भी 8 किताबें आपके सामने नवी आ रही। तो है कुछ अंदर है, कुछ है, एक छोटा सा कीड़ा कुलबुल कुलबुल करता है। अच्छा, पिताजी को काका क्यों कहते हैं? फादर को? हाँ, बहुत प्यारा सवाल।
इतने इंटरव्यू मैंने दिए नवीन, आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने अपने फादर को काका क्यों कहा। ये इतनी मार्मिक बात है और इससे आपको भारत के पारिवारिक तंतुओं का मालूम पड़ेगा। कहते हुए भी आँख मारते हैं। मेरे फादर 2 ही भाई थे, बचपन में उनकी माँ मर गई थी, तो उनको ताई ने पाला, तो उन्होंने संयुक्त परिवार का ये देखा। उनके अपने सगे भाई के एक भी बच्चा नहीं हुआ। उनके अपने चचेरे भाई के, जिनके मतलब चचेरे बाबा ने हमें उनको पढ़ाया, उनके भी बच्चा नहीं हुआ। 3 भाइयों के बीच में सिर्फ मेरे फादर के बच्चे थे। तो मेरे फादर ने सख्त मवाने दे रखे थे, मुझे कोई पापा नहीं कहेगा, मैं तुम्हारा काका हूँ, ताकि मेरे भाइयों को बुरा नहीं लगे। तो हम पापा कहते थे अपने छोटे चाचा को, और बा कहते थे अपने पिताऊ को, और अपने पिता को काका कहते थे। बड़े दिनों तक तो हमारी माँ बहू कहलाई गई, क्योंकि उनकी जिठानियों ने बहू कहती। अम्मी कहते थे छोटी चाची को, और जियाम्मा मतलब बड़ी माँ कहते थे अपनी ताई को। ये भारत की संस्कृति थी। बिल्कुल। मेरे फादर ने पीयूष को कभी गोद नहीं लिया अपने, कहा मेरे बड़े भाई को बुरा लगेगा कि मैं अपना बच्चा उठाए। वो संस्कृति, वो लिहाज, वो बात ही और थी। ये तो है। मेरे ख्याल से शायद यही कारण है कि जब आपकी रचनाओं को देखें, आपका कोई काम, आपका नाटक देखते हैं, वो मानवीय संवेदनाएं जो हैं, वो मेरे ख्याल से बचपन से आपने उस चीज़ को देखा, महसूस किया, और वो आपके पूरे उस काम में नज़र आता है। अच्छा, संवेदनाओं की बात पे सबसे अभी रिसेंट मैंने आपकी एक किताब पढ़ी, तो सब पढ़नी इस किताब का नाम है, इसमें 7 कहानियाँ हैं। लेकिन एक अलग चीज़ है, अभी तक ये मैंने जितनी कहानी संग्रह पढ़े हैं उसमें एक प्रतिनिधि कहानी होती है जो राइटर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है, और उस कहानी का नाम ही किताब का नाम होता है। तो मुझे लगा इसमें भी कोई सप्तपर्णी नाम की कहानी होगी, पर ऐसी कोई कहानी में पूरी किताब पढ़ गया, मिली नहीं। फिर मैंने गिना कि 7 कहानियां हैं। तो सप्तपर्णी मैं समझा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों के लिए भी आप समझाएं कि क्या है। बहुत प्यारे प्रश्न करते हो, बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हो तुम। सप्तपर्णी माने, पर्ण माने पत्ता जी। जैसे ये पौधा है, ऐसे सप्तपर्णी एक वृक्ष है, और उसका संस्कृत में बहुत अच्छा महत्व है। तो उसके एक एक गुच्छे में, जैसे ये गुच्छा, तो 7 पत्ते एक साथ निकलते हैं। अच्छा। 7 पत्ते एक साथ निकलते हैं। वो एक गुच्छा एक डाली का देह होता है, अलग अलग नहीं है। वो जो एक गुच्छा है उसमें 7 पत्ते हैं ऐसे। अच्छा, गुण अवगुण क्या है इसका? गुण ये कि हम संस्कृत में इसको शगुन का पौधा मानते हैं कि ये घर में होना चाहिए, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है, सब तो पढ़ना है। लेकिन हमारे ही जानवर इसको अशगुन मानते हैं, क्योंकि इनमें ऐसा एक टॉक्सिन है जो जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। तो जानवर सप्तपर्णी खाता नहीं। तो अगर मेरे दरवाजे सप्तपर्णी है तो जानवर नहीं आएगा, वो नहीं छुएगा, मैं उसको भूलेंगे उसके रहे। इसी तरह अंग्रेजी साहित्य में इसको डेविल्स वो कहा गया है, सींग, क्योंकि वो ऐसे खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं ऐसा करूं, सब मैं लाना चाहती थी, भूल गई एकदम से। खैर एनीवे, आप देख लेंगे। तो मुझे लगा कि जीवन जो है वो सप्तपर्ण है। किसी के लिए वो अमृत है और किसी के लिए वो विष है। जो मेरे लिए अमृत है वो जानवर के लिए विष है। जीवन भी ऐसा ही है, 2 पहलू। तो मेरी जो कहानियाँ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के उन गहरों को छुआ है, उन गुफाओं में घुसी है जिसमें नॉर्मली आप सोच ही नहीं। हर कहानी आपको झटका देती है, कहती ये कहाँ से इसने बात निकाली, बात सही से बोले ऐसी होगी आम कहानी की तरह। फिर आपको अंत आते आते पूरा जीवन का पहलू ही अलग नजर चलाता है। जैसे पहली कहानी जो आपको भी अच्छी लगी, और आपने बहुत अच्छी बात कही, दरख्त आज़ाद हिंद। आज पूछूंगी तो किसी को नहीं पता होगा कि दरख्त आज़ाद हिंद किस पेड़ का नाम है। दरख्त माने पेड़, और आज़ाद हिंद का कौन सा पेड़, ऐसा कौन सा पेड़ है जो आज़ादी की बात है। ये नाम रखा था हमारे शहीदों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने नीम का, क्योंकि नीम के पेड़ से मेरठ में 52 लाशें लटकाई गई थी, 52 लोगों को फांसी दी गई थी। और उस पेड़ का क्या, मैं अभी सारी बात बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किताब खरीदी जाए, पढ़ी जाए।
लेकिन उस पेड़ ने आज़ादी के संग्राम में कितना साथ दिया ये देखने के लायक है। और उससे कैसे जनता बंधी हुई थी, काकी कैसे बंधी हुई थी, काका कैसे बंधा हुआ था। इसी तरह छुट्टा छाण, ये हमारी जो लंदन से छपती है भारतीय उच्चायोग की पत्रिका, उसमें सबसे पहले छुट्टा छाण छापी और बहुत अच्छी पत्रिकाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। उसमें चंपा की पेड़ की डाली की का जिक्र है कि, और ये मैंने अनुभूत बात है कि एक चंपा की छुपकी सी डाली कहीं सड़क पर पड़ी थी और मुझे उन दिनों खप सवार था रॉकरी बनाने का, पत्थर पे कोई सूखी चीज लगाओ, तो वो चंपा की डाली में उठा लाई। मैंने कहा ये तो टूट ही गई, इसका काम क्या बेचारी का। तो लाई और यहीं नहीं छोड़ा बेचारी की जान, काले रंग से पोत भी थी कि ये पत्थरों में काली खड़ी खड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। देखती क्या हो 3 महीने बाद चंपा की अंकुर आ गए, पत्ते फूटे और उसमें फ्लावर्स आ गए। तो आई डिड नॉट नो कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनकी डालियां मरने के बाद भी, टूटने के बाद भी मरती नहीं, 3-4 महीने तक वो अपने आप को जिंदा रखती प्रकृति के दिए गए पानी पर, और वो फिर से पल्लवित हो जाती है। इस कहानी में जो मोड़ है वो एक डिवोर्स्ड औरत की है, और जिसके घर वो गई है उसको चंपा के इस तरह के पेड़ उगाने का इनाम मिला है। लेकिन जब बहू इस तरह की लाने की बात हुई तब वो अड़ गई, और तब ये डिबेट चली कि तुम सूखा पत्ती, सूखा डाल, सूखा पेड़ उठा के लगा के इनाम ले सकती हो, दुनिया में अपने नाम की चंपा पार्टी रख सकती हो, इंसान कहीं टूट के गिरा तो उसको कहीं कोई जगह क्यों नहीं। इसी तरह दर्पण आईना है, आईना दर्पण की ये सारी बात। और सबसे ज़्यादा जो आपने बात कही, मैं उस बात को सलाम करती हूँ। आपने कहा कि पोखरण में पखावज, वो कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगी, और उस पर आज तक किसी ने लिखा भी नहीं। मेरे किसी भी सब्जेक्ट पर ये मेरा दावा है, अब तक लिखा नहीं गया। जो भी कहानियाँ आपके हाथ में साथ हों, अनटच्ड सब्जेक्ट है, और मैं ओरिजिनल होने के नाते ही लिखती हूँ, नहीं तो नहीं लिखती हूँ। मुझे किसी का से प्रभावित होकर के लिखना कभी अच्छा नहीं लगा। सुख मिलता है किसी का अच्छा पढ़े हुए, पर किसी के शब्द उठाकर अपने में डालो तो मुझे लगता छी 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 तूने क्या लिखा। सच में ऐसा ही अंदर एक गंदगी से लगती है मुझको, यार तूने यूं कहीं उसका शब्द उठा लिया, ये उसके आसपास का शब्द देखो, उससे प्रभावित हो, वो लेखन है। बिल्कुल। तो मेरे लेखन में आप कभी किसी का आच्छादन नहीं पाएंगे। मैं किसी को छाने नहीं देती अपने ऊपर, अपना नकारा जाए वो स्वीकार है मुझे। तो आपने जो बात पूछी पोखरण में पखावज, ये ही नाम था पहले इसका, पोखरण में पखावज। मेरे गुरु हैं विकास कुमार झा, बहुत नोन पत्रकार है, आपने देखे हैं। तो उन्होंने इस कहानी की बहुत प्रेरणा दी और बहुत मेरे पीछे पड़े थे, मतलब उत्साहित किया था, तू लिख, तू वहाँ से राजस्थान से तू लिख। तो मैंने ये कहानी लिखी और उनका मन था कि यही जाए, पर फिर मेरी प्रकाशिका ने सोचा कि ये शायद उस तरह की कहानी होगी, तो उन्होंने कहा ये नहीं रखते, कुछ और रखते हैं। तब मुझे पता नहीं कहाँ से मैं निकल रही थी, वो सामने सप्त पढ़ने का पेड़ आ गया। फिर मैंने कहा व्हाई नॉट सप्त पढ़नी। फिर मैंने ये उनको वापस भेजा, वो तो लट्टू हो गए। एक बात और बताऊं, जो बहन सबसे कम चर्चित रहती यहाँ, दीपा दीक्षित, ये आवरण उसका बनाया हुआ है जो अमेरिका से आया, शी इज डॉक्टर, इसी में ये सब पढ़ने का वो आवरण दिया है। बहुत ही सुंदर। इसमें लिखा है, रमा जी ने जो अपनी भूमिका है उसमें बहुत नाटक लिखे, बहुत लेख लिखे, बहुत कविताएं लिखी और उपन्यास लिखना जारी है, पर कहानी बनकर बाहर निकलने का कुछ घटनाएं छटपटा रही थी। ये किताब असल में हमारे आसपास, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमारे आसपास की ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनको हम कई बार देख के अनदेखा कर देते हैं। मेरी एक कहानी में मेरी शिकायत है जी, और वो शिकायत ना कहूँगा, मुझे पता है कि एज राइटर आपने निश्चित तौर पर कुछ सोचा होगा, लेकिन वो कहानी थोड़ी सी मुझे रग लगी ट्रीटमेंट की दृष्टि से जो बाकी सारी कहानियाँ हैं, और ये है ट्रक नंबर 1220। तो मैं बताऊं, ट्रक नंबर 1220 एक ऐसी कहानी है जहां पर कि बच्चों की तस्करी की जा रही है।
जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, आपने सारे सामाजिक, बाकी कहानियों में जैसे सामाजिक मुद्दा आया, ये भी एक सामाजिक मुद्दा उठता है, गरीबी देश में किस तरह से बच्चे कैसे बिकते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। आपके जो कैरेक्टर हैं इसमें, जिसके माध्यम से हम ये कहानी सुन रहे हैं, वो एक समय में ऐसा लगता है कि अब कुछ क्रांति होगी, और अचानक वो एक आम आदमी की तरह करके छोड़ो, इनकी तो थानों में भी सेटिंग है, हम कहाँ इस पचड़े में पड़े, जो हमारी आम आदमी की एक आदत है वो वैसा ही करके निकल जाती हैं। और जो अंत होता है, मैं अंत अभी नहीं बताऊंगा, ये पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन वो अंत पढ़ते फिर मुझे कष्ट हुआ। मुझे मतलब होता ना कि आप पात्र से अपेक्षा करनी शुरू कर देते हैं, मैं उनसे अपेक्षा करने लगा था कि क्यों नहीं बचाया उन बच्चों को। सारे झंडे मेरे ही हाथों में तो पकड़ा दोगे, हर क्रांति क्या मुझे ही करनी है? ये ऐसे ही हुई जो घटना मैंने तुम्हारे सामने, मेरी ये निजामुद्दीन औलिया के पास छोटी सी गली है, जाके उसके आगे जाकर के दिल्ली में शमशान घाट है, आपको पता ही है। मेरी कार वहां से जा रही थी, मैंने बाकायदा ये देखा कि एक तिरपाल से पूरा ट्रक ढका हुआ है। आपको ख्वाब में भी ख्याल नहीं आएगा कि इसके अंदर से कुकुर मुत्ते की तरह से नन्हे नन्हे सफेद टोपी पहने सर निकलेंगे। एंड सडनली आई सॉ दिस वन घटना कि ये बच्चे निकले, वहाँ से उनका दलाल आया, सब फटे फटे नए नए कुर्ते पहने हुए, उनको बेचारे को सूसू वूसू लगा होगा जिसमें आधा घटना है, तो वो उनको केले बांटता है। इस घटना ने मुझ पर असर डाला कि मैंने कलम चलाई। मैंने तेजेंद्र लूथरा जो बाकायदा पुलिस के बड़े अधिकारी, उनसे मांगा कि मैंने इस घटना की जांच कराई, इसकी नहीं, कि क्या जो तस्कर से बच्चे आते हैं, ये सब बच्चे छत्तीसगढ़ बिहार के बच्चे थे जो मुझे दिख रहे। मैंने अपना ड्राइवर वहां तक भेजा, घटना मैंने वहीं तक देखी, उसके आगे की मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि उसी दिन एक ट्रक दुर्घटना हुई, उसमें बच्चे वो बोले। दो घटनाओं से कहानी बनी, और ये सच है कि मैंने एक आम औरत का किरदार निभाया, मैंने कुछ नहीं किया, जा कर के बैठ गई, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा तुम्हारा हस्बैंड भी IAS ऑफिसर है, तुम ये बताओ कि ये कौन सा वाला पुलिस वाला कहेगा जिसमें करोड़ों की तस्करी है ये शेखों के साथ, कि वो आपकी बात मान करके बच्चों का लाना बंद कर देंगे। आज जब लेबर लॉ लग चुके हैं सब, तब भी ये बच्चे बराबर तस्कर किए जा रहे हैं ऊँटों की उसमें रेस में। कम से कम मैंने इस पे लिखा तो सही, मुझे इतना ही है, एक पत्थर तो उछालो यारो, मैंने पत्थर उछाल दिया। अब हर क्रांति मेरे जिम्मे मत करो। एक काम, एक बार बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। जयप्रकाश नारायण जी आए राजस्थान यूनिवर्सिटी, और उस समय समाजवादी क्रांति चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्या करूं, मेरा वजह सुनने। एक लाइन की थी, बोले तुम करती क्या हो? मैंने कहा जी मैं मीडिया में हूँ और ये करती हूँ वो करती। तो उन्होंने कहा जहाँ हो वहीं से क्रांति का स्वर उठाओ, जो कर सकती हो उसको करो। हर आदमी जुलूस में नहीं जाता, हर आदमी अनशन नहीं, जहाँ हो अपना काम करो तो करे। मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने आज तुमने जिक्र किया, मुझे लताड़ा बहुत अच्छा किया। मैं यही चाहती कि तुम आवाज़ उठा के, तुम्हारी पीढ़ी आवाज़ उठा के मुझसे कहे लानत है तुम देख रही थी, तुमने कुछ किया नहीं। अब मैं कहती हाँ दोस्त मैंने नहीं किया, तुम कुछ कर दिखाओ, तुम भी तो पत्रकार हो। जी अच्छा, किताब में इतने सुंदर तरीके से हमारा समाज है। मैं 3-4 लाइनें पढ़ता हूँ अगले सवाल से। प्लीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक इसमें अनवर मियाँ का जिक्र है, कहानी का नाम है शकुर बस्ती का रहमान। अनवर मियाँ रुई बाजार वाले खबर सुनते ही लाला की साल में बरामदे में खांसते हुए पहुंचे। अभी जो खांसना है इसका डिस्क्रिप्शन आप सबको, अगर आप छोटे शहरों से आए हैं, पुराने घरों से हैं, कंजर्वेटिव फैमिली से, आपको याद आएगा कि क्या होता था। खांसे इसलिए नहीं कि खांसी थी, खांसे इसीलिए कि भीतर की औरतें पर्दा करने बाहर ना आए। ये एक बिना मशीनी घंटी का सैकड़ों साल से चला आने वाला रिवाज का पर्दा था। बड़ों ने इधर खांस के अपनी आमद की खबरदारी कर दी, उधर फट से बहुओं का आंचल सर पर। अनवर भाई ने खांसी की खांस खत्म करके दूसरी ही खांसी में लाला को आवाज लगाई, लाला जी बाहर तशरीफ लाएं और भाभी जान को दरवाजे से सटवा दें। यानी भाभी दरवाजे से कान लगाकर सुन रहे। तो ये है कि बात जो होनी है महिला से सीधी नहीं होनी है।
जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा का, और ये हिंदू परिवार में गए हैं, ये भी बताऊं कि मुस्लिम परिवार में नहीं गए, हिंदू परिवार में गए हैं, तो एक प्रेम भी समाज में कैसा है वो सब इसमें नजर आता है। तो बहुत ही सुंदर इसका था। पर इसमें एक कैरेक्टर है बाला प्रसाद तिवारी जी। आपके पिछली का, इससे पहले वाली कहानी ट्रक नंबर 1220 में बाला है, तो ये नाम क्या स्पेशल वो रखता है आपके? दो कहानियों में एक नाम आया तो मुझे। बाला दरअसल मुझे आज बहुत दुआएं दे रहा होगा, बाला मेरा ड्राइवर था। अच्छा। उसने ये देखा, हाँ। ट्रक नंबर उसमें क्या नाम से 1220। हाँ, हाँ। तो वो जो मेरा ड्राइवर था, ही वॉज साउथ इंडियन बट वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। अभी भी है वो केरल रेजिडेंट कमीशन में। वहाँ तो बाला बाला है। यहाँ बाला प्रसाद तिवारी जो है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन नाम है, बाला प्रसाद तिवारी। और बालाजी का ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कहानी तो अलग अलग वक्तों पे लिखी। दबाव में तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। दबाव में तुम्हारी कसम सिर्फ समाचार लिखती थी। जब बिल्कुल लगता था डेडलाइन आ रही तो आपने उसी वक्त लेकर के वो कहानी आपको पूरी प्रिंसेस डायना की। आई कवर्ड प्रिंसेस डायना's वेडिंग, मेरा चुनाव हुआ था उसके लिए। अच्छा। तो मैंने उसका बाकायदा और वो अंत भी देखा। तो खैर एनीवे, जब उनकी शादी हो रही थी तब एज ए पत्रकार मुझको लगता था ये कौन सी किस्मत लेके पैदा हुई, हाय मेरी ऐसी शादी क्यों नहीं। जब वो सारा हत्याकांड हो गया तो मुझे लगा अच्छा हुआ, भगवान जैसी किस्मत थी ठीक थी, ये तो ना होता। खैर अपन अपनी बात पे आ रहे हैं। तो हाँ, बाला 2 बार लिया। तुमने बहुत प्यार से पढ़ी है ये सुनकर के मुझे। देखो देखने वालों, नवीन से सीखो कुछ, मेरी किताब पूरी पढ़ी है। नहीं, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि हम पूरी किताब पढ़ने के बाद ही बात करें, ताकि छोटे छोटे, क्योंकि राइटर जो है ना वो बड़े मैसेज नहीं देता, वो छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे शब्दों में मैसेज देता है। और कई बार राइटर का जो परिवेश है, मुझे लगता है कि वो भी उसी में नजर आता है। तो इसलिए मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, और जागरण में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पूरा पढ़ के उसके बाद ही तो लेखक हो, मैं खुद भी उसका जी। जब मुझे इस बात की खुशी कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मैं तुम्हारे अंदर बह रही हूँ, मुझे बहना है तुम्हारे अंदर। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे पढ़ने वालों के अंदर मैं बह जाऊँ तो मैं कुछ कह जाऊँ। कहानियाँ बहुत खूबसूरत है। अच्छा, रेडियो और दूरदर्शन, फर्स्ट आप फीमेल प्रोफेशनल रही, और ये दौर अब से तो पहले का दौर है, और राजस्थान तो पितृसत्तात्मक राज्य है, तो कैसा वो एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा। रेडियो तो खैर मेरी जान है, मेरी भाषा का जो भी सौंदर्य है, अगर आप लोग मानते, मेरे 2 दर्शक बहुत मानते हैं मेरी भाषा को और मेरी आवाज़ को। ये सारी तालीम घर के अलावा, घर में चूँकि हिंदी भी बोली जाती थी, जयपुर रेडियो ने दी। और वहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे, गंगा प्रसाद माथुर जैसे, जिन्होंने मेरी उर्दू ठीक कराई। वो मुझसे कहते थे तेरा क्या बनेगा लड़की, तो झोली भर नुक्ते ले आती है, बिंदियाँ उठा उठा करके, जहाँ मरती है वो वहीं मर्जी में चेप देती है उसको, ज़ैपर बोलती है, जंग बोलती, क्या होगा तेरा। फिर जा को ज़ क को ख को फ बोलना सीखा। और बहुत एक हमारी फातिमा बेगम टीचर थी हमारे स्कूल में। पहले उर्दू आपका एक चॉइस नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट होता था 6ठी क्लास में, तो थोड़ा उनसे भी पढ़ा। फिर धीरे धीरे लगाव हो गया। विद द रिजल्ट अपने घर की भाषा की वजह से, थोड़ा संस्कृताइज्ड माहौल होने की वजह से हिंदी अच्छी हो गई, वो अच्छी साफ बोलने लग गए, और उर्दू से इश्क हो गया। तो फिर वो अपने आप ही ज़ुबान जो है वो साफ होती गई। अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है दुनिया में, लेकिन लैंग्वेज इज़ माई पैशन। मुझे कहीं ले जाओ, 4 दिन रख दो, मैं वो भाषा पकड़ लेती हूँ, चाहे स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो। मेरा जीवन भी ऐसा रहा। कभी पढ़ रही हूँ नीदरलैंड में तो डच भाषा का वो आ गया असर, कभी अनुवाद कर रही हूँ ये महानगर वियना जर्मन से, तो जर्मन भाषा का असर हो गया। पर उतने ही दिन रहता है, मतलब जो है ना शैंपेन की तरह, जल्दी जल्दी सीखा फिर सब उड़ गया। अच्छा, भाषा आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इन सब के साथ हैं। देश में इस समय विशेष रूप से काफ़ी भाषा को लेकर, पहले भी हो ही रहा था, अभी फिर से वो विवाद शुरू हो गया है, कर्नाटका में रिसेंट में हुआ था।
तो ये भाषा को लेके जो देश में विवाद है, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वहां पर ये समस्या का समाधान कुछ दिखता है? बहुत सीधा है जी। नियत साफ हो जाए राजनेताओं की तभी समाधान हो जाए। वोट के चक्कर में जो ये उलझाते हैं ना, वो उसी से मारे गए। देखो, अगर संस्कृति चाहते हो तो मातृभाषा से अलग मत करो लोगों को। हर एक की मादरी जबान उसकी अपनी है और उसमें कितना साहित्य लिखा। क्या कहोगे, तेलुगु के पास अपनी भाषा, अपना स्क्रिप्चर नहीं, कि उड़ीसा के पास नहीं, कि तमिल के पास नहीं, कि कन्नड़ के पास नहीं, कि बंगाली के पास नहीं, कि हिंदी का सब कुछ है? नहीं, अहंकार छोड़ो, क्योंकि आप कुछ पदों पर स्थापित हो, इसलिए आप हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राज्य भाषा नहीं है। इसको समझिए, हिंदी मातृभाषा नहीं है। आप कोई एक ऐसा, आप ही से पूछती हूँ, प्रदेश बता दो जहां बोली और उसकी भाषा अलग ना हो, सिर्फ खड़ी हिंदी बोली जाती। एक नाम बता दो, 10 गांव का एक हिस्सा बता दो, है क्या कहीं ऐसा? नहीं है। आप ब्रज जाओ, इट्स ब्रज भाषा, अवध जाओ, इट्स अवध भाषा, भोजपुर और ईस्टर्न उसमें सेक्टर में जाओ, इट्स आपकी भोजपुरी भाषा। आजमगढ़ वगैरह सब जाइए, तो बिहार जाइए, बिहार में 5 भाषाएं, अंगिका, क्या नाम से अपना उसका क्या नाम है, मैथिली। इनका अपने ही झगड़ा चल रहा हमारे राजस्थान में। आज तक राजस्थान इसलिए नहीं बनी कि 70 भाषा तो हमारे पास है। हाड़ौती कहती है हम भाषा, मेवाड़ी कहती है हम भाषा, वो कहती मारवाड़ का अपना है। और मैं सीधी एक बात कहती, रमा क्या कहती है? रमा वोटर है, मैं समझती हूँ मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं वोट देती हूँ तब तुम कुर्सी पे जाते हो। तो मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, आप सब वो पावर लेके रहे। मैं ये कहती हूँ कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप सारा देश टुकड़े टुकड़े बांटना चाहते तो आप ये झगड़ा करो, और वरना ये आप मान लो कि जिस भी भाषा का स्क्रिप्चर नहीं है। मैंने हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्कियोलॉजी में एमए किया, टॉप किया। वो मानती जिस भाषा की लिपि नहीं वो भाषा नहीं है, वो सिर्फ बोली है। आप सिर्फ उसको तहतो लफ्ज में बोल रहे हैं। जिसकी लिपि होती है वो आपकी साइंटिफिकली प्रूवन इवॉल्व होती, तब भाषा कहलाती है। हर चीज की भाषा हो जाएगी। हम तो बचपन में मजाक में अपनी भाषा में तन में बोलता रहे। जैसे मैं अभी अपनी भाषा बोलता हूँ, नंतवीन तंतुम कंत्या संत तुम्हारी बनता तो कुछ जनता थे तो क्या बोल मेरी भाषा है ये हमने मजाक में हमने बनाई। मेरी ताई बोलती थी, वो गुलाबी से, उसको बोलने के लिए दम चाहिए था। अगर मुझे नवीन बोलना तो इतनी बार मुझे ये शब्द बोलना पड़ेगा, न कस्तूरी फूल गुलाबी, वी कस्तूरी फूल गुलाबी, न कस्तूरी फूल गुलाबी, चौ कस्तूरी फूल गुलाबी, ध कस्तूरी फूल गुलाबी, री कस्तूरी फूल गुलाबी। बताओ। और वो पूरी भाषा से बोलती थी। और चाचा ने चांदनी को चम्मच, ये सिर्फ जबान के स्वाद हैं जिसको आप समझते हैं, इसको आप भाषा नहीं कह सकते। इसलिए ये भाषाई झगड़ा वैज्ञानिक स्तर पे नियत साफ करके तब आप सुलझाइए। आज फडणवीस ने भी हाथ जोड़ ली, बोला जी मराठी अब सौंप नहीं सकते। अब मैं अभी गई 4 दिन पहले, पहली बार जिंदगी में बॉम्बे म्यूजियम, 50,000 वहाँ पर प्रदर्शन की वस्तुएं लगी हुई हैं, पूरा इतिहास लगा हुआ है। सिर्फ 2 भाषाओं में बात कर रहे हैं वो लोग, या अंग्रेजी पढ़ो या मराठी। तो जो इतना आया टूरिस्ट वो क्या पढ़े? सपोज आपका कोई उत्तर प्रदेश का भैया जो वहाँ काम करता है, पूरा परिवार लेके आया हुआ है, न वो अंग्रेजी जानता न वो मराठी, तो उसको हक नहीं समझने का। तुम्हारे हेडफोन भी किसी में नहीं, हिंदी है ही नहीं, वो कहते हिंदी राष्ट्रभाषा। आप त्रिभाषा नहीं लागू कर पाए नेहरू जी की, जिससे ठीक है 3 भाषा रख लो, एक आपकी स्टेट की, एक आपकी अंग्रेजी जो विश्व भाषा वैश्विक है। अब भरा मारो चाहे बुरा मानो, सच्चाई ये है कि इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, एंड इफ यू वांट योर किड्स टू बी ग्रोन ग्लोबली, बिजनेस का करना चाहते हो ग्लोबली, लड़ना चाहते हो ग्लोबली, भीख मांगना चाहते हो ग्लोबली, तो भाषा भी एक ग्लोबल करनी ही होगी। तो इसलिए मेरा
मत ये है कि मातृभाषा नहीं छुटानी चाहिए। एक नेसेसरी मातृभाषा पढ़ने दो 10th तक, इंग्लिश आप कंपलसरी कर दो, और तीसरी आप हिंदी को या कंपलसरी करो या चॉइस लैंग्वेज में डालो। तो अपना आप उनको पता है कि भाई आएंगे तो बात करेंगे तो कुछ करना होगा। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आखिर की तरफ जा रहे हैं। इतनी किताबों में आपकी अपनी जो आपको लगे कि यार ये जो है ना सबसे बेहतरीन किताब थी मेरी? देखो, मैं तो ऐसे लेखक जो हूँ वो सृजन के पथ पर चल रही हूँ, है ना, और अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। पर जो लिखा, बात सही कही तुमने कि जो लिखा वो तुम्हारे दिल के कौन से सबसे नजदीक कौन सी है। हमेशा कहूँ कि मेरा हस्ताक्षर काम ट्रांसजेंडर पे है, MS लल्लन जी, और वो किसी का लिखा हुआ नहीं है। और उस पर मैं चित्रा मुद्गल से भिड़ गई क्योंकि उन्होंने पहले वो नाला सोपारा ये वाली, और इसका मैंने फिर बाकायदा थिएटर किया जी। ये मेरे जीवन की कहानी है। और जब मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि कहाँ जाके हिंदी साहित्य के लोग भटक जाते हैं पद से, तो चित्रा जी की किताबें को बहुत अवार्ड मिले हैं, नाला सोपारा। तो मुझसे मेरी बहन ने कहा, अरे आप थिएटर स्कूल आओ। तो मैं भी पागल, मैंने चित्रा जी को फ़ोन कर दिया, बहुत प्यारी प्यारी बातें कि मैं बहुत छोट में बताऊंगी। तो रमा जी आपने हाथ लगाया तो अब तो खिल जाएगा, निकल जाएगा। रमा जी फन्ने का 15 दिन काम किया, आधी कहानी लिख दी उनकी। अचानक इला ने वहाँ से फ़ोन करके कहा, अरे एक बार लिखित में इनसे परमिशन ले लो, क्योंकि मैं ये पुष्पा पंत के साथ मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने कहा मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, दीदी दीदी मैं करूँ, बहन बहन वो करें। तो मैंने उनसे कहा कि ये, बोले हाय रमा, तुम्हें मुझे तो मालूम नहीं था, मेरी बहू ने कहा मेरे पास तो इसकी राइट ही नहीं, मैंने सारे राइट अपनी बहू को दे दिए हैं। और अब तो भाई वो कह रही क्या पता फिल्म बना लो, क्या पता वो कहीं ले जाए। मेरा थिएटर बुक था, मैं आपको इसलिए बताया, मैं विकास कुमार झा को कुलगुरु मानती हूँ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ इसमें कि कैसे आकर के कौन कहाँ किसकी मदद करता है। अब मेरे 15 दिन बाकी और मैं थिएटर का पैसा दे चुकी हूँ, मुझे प्ले करना है और प्ले ट्रांसजेंडर पे ही करना है, और मैं सरकार से कोई सहायता नहीं करे। तो मैं उदास बैठी थी, तो विकास जी मेरे घर आए, बोले आज क्या बात हो गई। तो मैंने कहा बात ये ऐसी हो गई। तो बोले देखिए मैं आपको ऐसी बात, एक कहानी मैं आपको देता हूँ। MS लल्लन, उन्होंने आधी कहानी पटना की MS लल्लन की मुझे पकड़ाई, कहा 20 साल पहले माया में कहानी, लोग पूछ रहे हैं ना आप लोग कैसे उपन्यास लिखते हैं, कहते कहानी घटता है जीवन में तब लिखा जाता है, नकल नहीं की जाती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी, ये किन्नर होकर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती थी, और कैसे माफिया ने 2-2, 3-3 बार उसके स्कूल गिराए और कैसे वो बड़े। मैंने कहा ये कहानी मुझे दे दो। अच्छा वो कहानी आ गई, अब क्या करो, इतनी सी कहानी हो तो कहानी नहीं बनेगी। और इन्हीं दिनों मेरे जीवन में एक घटना घट रही थी 3 सालों से। एक सोनम नाम की किन्नर मेरी दोस्त बन गई भीखाजी कामा प्लेस के पास, और मैंने इस नाटक की शुरुआत पीयूष के जन्म से की है, जब पहला लड़का पांडे खान में आया। 7 दिन तक मेरे यहाँ किन्नर नाचने आए थे और मोहरें लुटी थी। पर जब मैंने उनका डांस किया तो मेरी दादी ने एक थप्पड़ मेरे दिया। तो मैंने कहा क्यों मार रही हो। सवाल तब भी मैं पूछती थी कि जब वो नाची तो तुमने उसको मोहर दिए, और जब मैं नाची तो तुम मुझसे थप्पड़ दे रही हो, क्यों। बोले तू क्या किन्नर है। तो मैंने कहा मैं किन्नर बनना चाहती हूँ, उसमें क्या हो गया, किन्नर बनने में क्या है। तो उन्होंने कहा किन्नर कोई ना बने, ये एक शाप है, ये जीवन में एक अंधेरा है, कहीं नहीं। वो बात मेरे दिल में लगी। सालों बाद सोनम मेरी दोस्त बनी, और जो सोनम के साथ घटा वो इस नाटक का पहला भाग है दर्शकों, और पिछले में लल्लन है। 2 नदियाँ मिली और किन्नर समाज का वो ज्वलंत नाटक बना। ये मेरा सिग्नेचर, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब। पर बहुत छोटा सवाल तुमने कहा कि सबसे प्यारी कौन सी। सबसे प्यारी सबसे पहली वाली किताब सुनो कहानी, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिखी थी, सुनो कहानी। ये सीरियल में भी परिवर्तित है, इनको दिखाओ जी। ये ऐसे एक एक कहानी अमूल है, और इसमें मैं कहती हूँ माँ बाप को कि देखो तुम अपने बच्चों किताब है ये।
और ये पहली प्रिंटेड हैंड दिस थिंग। मैं जब आई ना वहाँ से, ये आपसे संबंधित है, तो मैं वहाँ मैंने चेकोस्लोवाकिया, जापान, इन लोगों के बच्चों का साहित्य की किताबें देखी, इतनी सुंदर कि औरतें शर्मा जाएं, इतनी प्यारी किताबें। तो जब मैं आई तो अपने बेटे के लिए, निहार साकिब के लिए, मैं यही ढूंढ रही थी, ऐसी किताबों से पढ़ाऊंगी। वो 1.5 साल का लेके आई थी। हाय राम, मैं तो अपना सिर फोड़ लिया। एनबीटी की हो, सीबीटी की किताबें, दे कॉल देम कलर किताबें, सिर्फ 4 रंग, भूरा, काला, ग्रे, स्लेटी रंग, ये और सफेद, ये रंग बच्चों के रंग हैं। आप कौन सी कहानी इनको सुनाना चाहते हैं? मैंने खूब ढूंढा और फिर मैं समझ गई कि क्या खेल चल रहा है, जिसको ये मल्टी कलर कहते हैं वो है ही नहीं। तो मैंने ये किताब अपने आप लिखी। ये मेरा पहला प्रोडक्शन भी है, इससे मैं पब्लिशर बनी। और मैंने नवल वर्मा की प्रेस को पकड़ा और आर्टिस्टों को पकड़ा। हर कहानी का आर्टिस्ट अलग है, और वो प्लेट्स बनवाई और इस कहानी को छापा। फिर तो ये अमर हो गई, ये सीरियल में आई। तो ये मेरे दिल के बहुत नज़दीकी। एक ही बेटा है मेरे, ये उसको अब वो 30 हो गए, कार्टून शार्टून के डायरेक्टर हैं। पर ये बच्चों का साहित्य एक ऐसा साहित्य जिस पर बहुत काम होना ज़रूरी है। ये निगलेक्टेड है हमारे यहाँ। जो ये कहते हैं हमने बहुत लिखी जाए, नहीं, आप छोटा छोटा काम करके निकल गए, आपने इनकी इमेजिनेशन को आगे नहीं जाने दिया। तो वो मैं मानती हूँ कि वो भी। और फिर मुझे अपनी कविता की किताब बहुत अच्छी लगती है। इसमें मुझे अच्छा लगेगा अगर 2 मिनट दोगे तो मैं कविता सुनाऊं, क्योंकि नहीं तो वो कहेंगे कि रमा जी ने कुछ पढ़ा है, तुम तो खुद इतना अच्छा पढ़ते हो। तो बस मैं एक है बहुत कविता मेरी प्रसिद्ध, जिसको वर्ल्ड अवार्ड मिला। अच्छा, इसका विमोचन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में हुआ। वाह। और मुझे वहाँ भारत गौरव अवार्ड भी मिला। तो मैं ये जो आपको सुनाना चाहती हूँ कविता। तो ये जुलाई का महीना है और इसका बहुत छोटी वाली सुना रही है, और एक वो जिसको अवार्ड मिला, दो की इजाजत है। प्रकृति प्रीतम, इसकी प्रेरणा मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता से मिली, पर मैं प्रभावित नहीं हूँ, प्रेरणा मिली, बिल्कुल, है ना। तो ये वाली, अब ये बरसती बारिश का महीना है पूरा जुलाई, है जुलाई का महीना और बारिश आई। बरसती बारिश का महीना है पूरा जुलाई, है जुलाई का महीना और बारिश है आई। इसी भीगे से मौसम की छाया तले, खामोश कदमों से तुम आते चले। इसी भीगे से मौसम की छाया तले, खामोश कदमों से तुम आते चले। चले आते तुम जैसे सुनसान रातें, चले आते तुम जैसे सुनसान रातें, चले आते तुम जैसे बारिश की बातें, चले आते तुम सबसे छुपते छुपाते, चले आते तुम जैसे बादल के साए। तुम्हें देखने को सब है नजरें गड़ाए, तुम्हें देखने को सब है पहरा लगाए। तुम्हें देखने को, अब आप देखना कविता कहाँ ले जाती है आपको। तुम्हें देखने को सब है नजरें गड़ाए, तुम्हें देखने को सब है पहरा लगाए। भरम है सभी को, मुझे भी भरम है, भरम है सभी को, मुझे भी भरम है, भरम है, भरम है, सभी कुछ भरम है। ये आकाश बादल, ये बूंदों की बारिश, ये आकाश बादल बूंदों की बारिश, ये महकती सी मिट्टी, ये नमकीन खारिश, ये महकती सी मिट्टी, ये नमकीन खारिश। सभी कह रहे हैं तुम ही हो कहीं, सभी कह रहे हैं तुम ही हो कहीं। अभी जो हुआ वो ना होता कभी, अभी जो हुआ वो ना होता कभी। ओ परमेश्वर मेरे, ओ अनुप्राण मेरे, तुम ही तो हो ये मौसम, ये कुदरत के डेरे। ओ परमेश्वर मेरे, ओ अनुप्राण मेरे, तुम ही तो हो ये मौसम, ये कुदरत के डेरे। हुआ शून्य मैं तो एक रीता घड़ा हूँ, हुआ शून्य मैं तो एक रीता घड़ा हूँ। बस एक बूंद दे दो
इसी चाह में पड़ा हूँ। वाह। बस एक दिस इज डेडिकेटेड टू गॉड। और आता है तो लगता है कि प्रेमी आ रहा, पर प्रकृति आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, आप उसकी बाहों तले बहुत सुकून मानते हैं। कभी आज किसी का मैंने आर्टिकल पढ़ा कि वृक्ष से लिपटना आपकी बहुत सारी बीमारियां हर लेता है। तो वट वृक्ष अच्छा, के, हाँ जी, वो जो आपको एहसास होते हैं, वो वृक्ष आपको जो सांस देता है उससे बहुत सारी बीमारियां हर लेता है। हर दिन एक किसी वृक्ष से जाके लिपटो। वट वृक्ष में औरतें क्यों लिपटती जब पति नहीं होते? तो वो बाकायदा बंधन देके औरतें वट वृक्ष से लिपटती हैं जी। और एक कविता आप और बता रही थी। जी, आप इजाज़त दे दें तो। बिल्कुल। ये जो कविता है, इसको बहुत इनाम मिले, और इनाम तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात कि आप लोग सुन रहे हैं। ये हुआ यूं कि पीयूष ने घर बनाया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो यहीं से पढ़ूँ, इसलिए मैं बार बार उसको देख रही हूँ। किसी दिन फुर्सत से आऊँगी तो बाकायदा कविताएं पढ़ूंगी, है ना। तो मुझे एक से जी, इसका नाम है घर एक दुआ। तो पीयूष ने घर बनाया। हमारा गोवा में कोई नहीं रहता, पीयूष की वाइफ मराठी है। तो पीयूष ने जब घर गोवा में बनाया, एक घर बॉम्बे में है बहुत सारे, तो अम्मा ने एक सवाल किया। अम्मा ने कहा, बेटा इतनी दूर घर कैसे बनाया, वहाँ कौन आएगा जाएगा, घर तो वो कहलाता है जब कोई रिश्ता आता है। बस अम्मा की वो लाइनें यहाँ लिख गई, क्योंकि अम्मा के घर जयपुर में आता जाता वो तो हंसती थी। तुलसीदास जी को कहते थे कि तुलसी हम पर विपदा तीन, एक तो है डगर में गांव, दूजो है बड़ों में नाव, और तीजे हुए वित्त से हीन, और तुलसी हम पर विपदा तीन। ये तुलसीदास जी लिखते। खैर, घर तो जब हुआ कि गृह प्रवेश और सब जा रहे हैं, तो मैं उसको क्या दूं, हर चीज़ तो उसने इंटीरियर डेकोरेटर से सजवा ली। तो मैंने एक कविता लिखी, उसको बसौली की गोल्ड से पेंट कराई जम्मू से, वो उसको घर एक दुआ। घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। वो घर होता है स्वर्ण महल जहाँ रिश्तों की हो चहल पहल। वो घर होता है स्वर्ण महल जहाँ रिश्तों की हो चहल पहल, जहाँ मौसम आए अदल बदल, जहाँ मौसम आए अदल बदल, जहाँ सुबह गीत हो शाम गजल। घर इंद्रधनुष हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। और ये रिश्ते हैं कैसे? हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है अंग अलग, हर रिश्ते का है रंग अलग, हर रिश्ते का है ढंग अलग, हर रिश्ते का है संग अलग, हर रिश्ते का है अंग अलग। घर सिर्फ मकान नहीं रहता, घर एक दुआ बन जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर तो वही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। अब ये रिश्ते जो हैं, ये करते क्या है? अब आज की तस्वीर भी होगी, आप कहीं टांग दोगे। अरे रिश्ते सजते दीवारों पर, और रिश्ते हंसते चौबारों पर, और रिश्ते टंग जाते चौखट पर सुंदर सी बंधनवारों से। रिश्ते हंसते चौबारों से, रिश्ते सजते दीवारों पे, रिश्ते टंग जाते तोरण से, चौखट की बंधनवारों पे। घर मंगलमय हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। घर में दामाद आता है तब वो तोरण मारता है, बहू आती है तो भाई एक रिश्ता पूरा अंदर आ गया, एक पूरा जीवन अंदर आ गया। तो इसको मैं पढ़ती हूँ कि रिश्ते सजते दीवारों पर, रिश्ते हंसते चौबारों पर, रिश्ते टंग जाते तोरण से, चौखट की बंधनवारों पर। घर मंगलमय हो जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। तो रिश्ते करते क्या? आ गए रिश्ते अंदर। अरे रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते भर जाते खालीपन। रिश्ते दे जाते अपनापन, रिश्ते भर जाते खालीपन। कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन, कोने कोने गूंजा करते इन रिश्तों के आशीष वचन।
घर सस्ती वचन बन जाता है जब कोई रिश्ता आता जाता है। सस्ती वचन शुभ हो सब हो। और फिर जाते जाते क्या कहता है घर, जो मैं आपको जनसत्ता के इस स्टूडियो को कह कर जा रही हूँ, वो ये कि घर रोग शोक से दूर रहे। आप सबके घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे, देहरी पे दीपक जरा रहे। घर रोग शोक से दूर रहे, घर खुशियों से भरपूर रहे, तुलसी का बिरवा हरा रहे, देहरी पे दीपक जरा रहे। जिस घर में हो ये स्वस्थ वचन, वो घर मंदिर कहलाता है, वो घर गिरजाघर होता है, वो घर मस्जिद बन जाता है, वो घर गुरुद्वारा होता है। घर तो वो ही कहलाता है जहाँ कोई रिश्ता आता जाता है। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। मुझे लगता है कि बातचीत करने के लिए 1 घंटा कम था लेकिन हम कभी और थिएटर और इन विषयों पर भी रमा जी से बात करेंगे, क्योंकि समय सीमा होती है कार्यक्रम की। तो आज की हमारी बातचीत यहाँ खत्म हो रही है। रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुड़गांव से नोएडा आना बड़ा कठिन होता है, मुझे लगता है जयपुर पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप समय निकाल के आए, हमने इतने सारे विषयों पर बात की, और तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दैनिक जागरण अम्मा कहती थी जी, हमेशा याद रखना, रमू, मेरे घर का नाम रमू है, कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो ये प्यासी आपके साहित्य कुएं के पास आई है, और इसके लिए कोई दूरी नहीं है। मैं एक जोधपुर दरबार जीते थे इसी एक लाइन पर, मैं थांसू दूर नहीं, मैं आप लोगों से दर्शकों कभी दूर नहीं, आपके लिए मैं कहीं भी जाऊंगी, टिम्बकटू में। आप साहित्य से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़े रहें, विरासत से जुड़े रहें, यही मेरा प्यार है, यही मेरी आपको मंगल कामना है। अगर आपने समाज संस्कृति बचा ली, देश बच जाएगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमा जी के साथ ही हमारी बातचीत थी। आप मुझे देख रहे थे दैनिक जागरण के बातें किताबें सेगमेंट में। हिंदी है हम चैनल पर, तो अच्छी बातें खुद तक नहीं रखते हैं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम।